जी मोहन। आइए आइए अंदर आइए। ये मिस्टर मदन है? जी है, मैं मिसेस मदन। जी काम था आपको? जी, वो सब बैठिए। मिस्टर मदन। जी बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। जी जी। हेलो मोहन। ओहो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे आ रहा है? बस आई हैव ए गुड न्यूज़। गुड न्यूज़। बताओ बताओ। आवर टेंडर हैज पास। अरे वाह, यानी सीधे 50 लाख का फायदा ओवरनाइट। बढ़िया। वैसे आपने टेंडर कब भरा था? In the last hour of tender, but I was not really serious about it. तो ये तो सिर्फ किस्मत की बात है। कांग्रेचुलेशन। Thank you, thank you, thank you. चलता हूँ। Okay, ओके बाय। bye. बहुत लगी साबित हुई। कुछ दिनों के भीतर ही 50 लाख का फायदा। हमारे हिसाब से तो ये टेंडर हमें मिलने ही नहीं चाहिए। बहुत ऊंचे रेट मांगे थे, लेकिन तुम्हारे पैर पर थे कि ये तो केवल कोइंसिडेंस है, नाहक कि आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। कोइंसिडेंस ही तो याद रह जाते हैं छाया। आज से 15 साल पहले भी एक ऐसी ही घटना घटी थी, बिल्कुल इसी तरह। तब मैंने नया नया कारोबार शुरू किया। एक तरफ महत्वाकांक्षा थी कारोबार बढ़ाने की, तो दूसरी तरफ कमी थी पैसों की। इसी बीच मेरी शादी हुई। तब सरला इस घर में आई थी। शादी के ठीक तीसरे दिन बाद इसी तरह का फोन आया था। लाखों का फायदा। अब कोइंसिडेंस बार बार आते हैं तो इसमें मैं क्या करूं? आप मेरी तुलना हर बात पर सरला से क्यों करते हैं? क्या आपको मुझ में कुछ भी अलग नजर नहीं आता? तुलना करने पर मजबूर हो जाता हूँ छाया। आते ही घर की काया पलट गई। Will you believe me, छाया? तुमने इस घर को ठीक वैसे ही सजा रखा है जैसे सरला ने। उसी तरह के पर्दे, वही फ्लावर पॉट, उसी तरह का फर्नीचर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। फिर होगी तुलना। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा तुलना। जरा एक मीटिंग सुनो। मीटिंग? आज तो इतवार है, आज की? कर सकता तो जरूर कहा। रात हो गई, लेकिन शाम को तैयार रहना। कहीं चले। आप कब तक सोते हैं? यही जितनी जल्दी हो सकेगा उसे। ओके बाय। बाय। हेलो, कौन सुदीप? हाँ हाँ, अभी ऑफिस गए हैं। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? सुदीप, सुदीप, ये अपना बॉस कैसा आदमी है? मौजी है। 45 का हो गया है। पहली बार मर चुकी है। बड़ा रसिक था। दुनिया का कौन सा सब पूरा नहीं किया साले ने। तुम्हें कैसा लगा? बस 2 मिनट की थी उसके साथ। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखकर। अच्छा, यानी सर्वे कर रहा था। उसे डरने की कोई बात नहीं है। आप दिल का मरीज है, 2 हार्ट अटैक भी हो चुका है। चलना नहीं है क्या? नहीं, क्यों? आज कमरा इस लायक नहीं कि तुम्हें ले जा सकूं। मतलब चुपड़ा की गर्लफ्रेंड आ गई। तो क्या हुआ? अब तुम्हें कैसे समझाऊं छाया? हम लोग में आपसी समझौता है। जब कोई एक पार्टनर लड़की लाता है, दूसरा बाहर रहे। इसीलिए तो ये सब ओवर टाइम करने बैठ गए। शादी किसी की नहीं हुई क्या? क्यों ये लोग शादी नहीं कर सकते? शादी और बीवी को रखे कहाँ? 2 लाख से कम पगड़ी नहीं, 25 लाख से कम ओनरशिप का फ्लैट नहीं, और किराए पर मकान को देता नहीं है। तो इसमें मायूस होने वाली क्या बात है? सुदीप, क्यों ना हम लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर दें? बचाना शुरू करो। बचा बचा कर कितना बचा पाओगे? हर महीने 500 रुपया लॉज वाला ले लेता है, खाने का अलग से। घर पैसा ना भेजूं तो बुढ़िया मर जाएगी।
साल भर हो गया, कहीं ठिकाना नहीं। सुदीप, क्या कभी हमारा कोई भी घर नहीं होगा? लेकिन छाया, घर हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है मध्यवर्गीय नैतिकता का बोझ। उसे घर जब चाहो जहाँ चाहो हो सकता है। देखो ये ऑफिस भी हमारा। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा मतलब है घर होने से पहले ही तुमसे? सुदीप, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती। तो बस मकान की ही कल्पना करो। इसी तरह हजारों बिल्डिंग बनेगी, पर उनमें से हमारे लिए कहीं जगह ना हो। मैं बिहार का आदमी, हम लोग रोज इसी तरह ऑफिस में आएंगे, शाम को लौटते समय किसी सस्ते रेस्टोरेंट में चाय पिएंगे। इधर उधर देखकर मैं तुम्हारे हाथ अपने हाथों में ले लूंगा। बहुत हुआ तो किसी सिनेमा हॉल में तुम्हें अंधेरे में अपने करीब खींचूंगा। नसें तनेगी, खून माथे पर चढ़ेगा, शरीर शरीर मांगेगा, और नहीं इसके बाद तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। हमारा बच्चा माँ के अभाव में नहीं, चार दीवारें और एक छत के अभाव में कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। बूढ़े हो जाएंगे हम दोनों, ना कभी 25 लाख होगा, ना होगा मकान, और झोपड़पट्टी तुम्हें चाहिए नहीं, और चौल में तुम रहना नहीं चाहती। नहीं रहना है मुझे उस चौल में। 3 पीढ़ियां कट गई उस सड़ी सी चौल में, उस नरक में, उस भीड़ में। तुम नहीं जानते सुदीप, ये सब याद करती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। तो बस इंतजार करो, अनंत काल तक इंतजार करो, और मुझसे भी करवाओ। नहीं सुदीप, हम पैसा बचाएंगे, मैं बचाऊंगी, तुम बचाओगे। एक पैसा। क्या हम जैसे क्लर्कों ने कभी फ्लैट नहीं खरीदा? हम लड़ेंगे, जूझेंगे, और लड़ने से पहले शिकायत की। अच्छा, और इस महान त्याग से कितना बचा पाओगे? अरे कम से कम 25 लाख रुपए चाहिए। इकट्ठा होंगे कभी इतने रुपए? बोलो बोलो छाया। मैं कहती हूँ होंगे। तुम बस मुझ पे विश्वास रखो, बस मेरा साथ दो सुदीप। मैं मानती हूँ जिंदगी खत्म नहीं हो गई, दोगे ना मेरा साथ? जहाँ तक साथ देने का सवाल है तो जरूर दूंगा, पर फिर कहता हूँ मकान हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या है मध्यवर्गीय नैतिकता का बोझ। हमारी समस्या है गरीबी के रेगिस्तान में महत्वाकांक्षाओं का कमल खिलाने की जिद। खैर, कल से वही होगा जो तुम चाहोगे। चाय नहीं, सिगरेट नहीं, नाटक नहीं, सिनेमा हॉल नहीं, खाने में सिर्फ पाव और बड़ा पाव। अब हमारी निगाह पे सिर्फ 3 से 20 फीट के प्लेट पे। अब तुम खुश हो जाओ। सुदीप, पूरे होने लगे तुम्हारे सपने। ये पर्दे, कॉट पॉट, लेकिन गुलाब के फूल। क्या यही जली कटी सुनाने आए थे? अरे नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। वैसे कितना बड़ा है ना ये बंगला, ये फर्नीचर, ये सजावट, ये दुनिया ही अलग है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सही जगह पहुंचे। बस डर एक ही बात का है, किस बात में? यही तुम्हारे सोचने समझने के ढंग में कहीं कोई अंतर ना हो। और यही बात तो तुम पर भी लागू होती है। मतलब बताना जरूरी है क्या? नहीं छाया, इस प्रकार की आशंका भी तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। तुमने हाथ क्यों चुरा लिया छाया? पता नहीं क्यों सुदीप, न जाने अपने ही आप हट गया। क्या स्पर्श के भी संस्कार होते हैं सुदीप? तुम्हें कैसा लगा मेरा स्पर्श? अपना या पराया? तुम्हारे ही शब्दों में मतलब बताना जरूरी है क्या?
और मजेदार बात तो ये है कि अभी सच्चे अर्थ में मैं उसकी पत्नी बनी ही नहीं, केवल औपचारिक साथ फेरे। उसने तुम्हारा शरीर पाने की कोशिश भी नहीं की, कोई उतावली भी नहीं। अब मैं तो सोचा था। सुदीप, मुझे भले पुरुष का कोई ज्ञान ना हो, पर वो स्त्री की पूरी जानकारी रखता है, पूरी तरह से। वो उतावलेपन और धीरज दोनों का अर्थ समझता है। उसने तुम्हारा स्पर्श तो किया होगा? किया है ना। कैसा लगा तुम्हें? बस अपना हाथ नहीं हटा पाई। उसे कैसा लगा ये नहीं जानती। जानती हो, मदन कभी भी मर सकता है। जानती हूँ, पर जब भी मेरे साथ होता है जीवित होता है, हंस खुलकर बात करता है, मुझे अपनी पत्नी मानता है। और तुम? मेरे मानने या ना मानने से स्थिति बदल जाती है क्या? आगे का कुछ सोचा है? सोचना क्या? इतना भी याद नहीं रहता तुम्हें, या तुम याद रखना ही नहीं चाहती हो? लगता है कोई आ गया। सुदीप, तुम अंदर छुप जाओ। कौन? मैं डॉक्टर बंसल। अरे डॉक्टर साहब आइए। नमस्कार। आइए आइए, बैठिए। क्या बात है डॉक्टर? जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन मदन तो घर पर नहीं है, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं छाया, कर। जी बोलिए, कुछ काम था? क्या आपको पता है कि मदन की हालत कितनी खराब है? तो ये बात आप उनसे खुद क्यों नहीं कह देते? छाया, आप ही उन्हें बचा सकती हैं, आप ही उन्हें जिंदा रख सकती हैं। मैं? जी हाँ, अभी शराब न पिए और किसी भी तरह का एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए। नॉट इवन सेक्स, और कोई सदमा भी नहीं। वो मेरी सुनेंगे? छाया, प्यार में बहुत शक्ति होती है। प्यार की शक्ति और प्यार भरा विरोध। ठीक है डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप विश्वास रखिए। और कोई नई दवा? नो नो नो, वही पुरानी वाली दवा है। अच्छा, वो पुरानी वाली? जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, नमस्ते। बाय। बाय बाय। हमने भी हमें साफ रास्ता बताया। और पूरी बात, उसने जो कुछ भी कहा तुम्हें ठीक उसका उल्टा करना है। हर बात एकदम उल्टी, सिर्फ एक ही बात सही करनी, और वो है प्यार का विश्वसनीय नाटक। उसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। सुदीप, तुम कितनी जल्दी फैसला कर लेते हो। फैसला तो हो चुका है, अब उन्हें केवल अमल में लाना है। भावना को ताक कर रखकर, संस्कारों का बोझ उतारकर और नैतिकता के माथे पर लात मारकर हर काम एकदम सावधानी से करना। यानी दूसरे शब्दों में हत्या? शब्दों के हेर फेर से उद्देश्य नहीं खो देना चाहिए। अच्छा, सफलता पर ही हमारा प्यार टिका है, भविष्य टिका है। तुम क्या कुछ और भी कहने आए थे? हाँ, क्या? एक बात और, वो मुझे 60,000 रुपये चाहिए। तुमने ये कैसे मान लिया कि रुपए हैं, और अगर है तो उनका कोई हिसाब नहीं? तुम ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें रुपयों से मोह हो गया? उसे यहाँ तो बहुत है, वो देखो। गलती से रह गए होंगे। हाँ, तो मुझे भी इसी में से गलती से दे दो। सुदीप, लगता है कोई आ गया। तुम्हें रुपये ले लो। ले लो, और पीछे वाले रास्ते से निकल जाना। कौन? अरे आप आ गए। आइए। मीटिंग जल्दी नहीं खत्म हो गई? मैं ही कहा था, मन ही नहीं करता था। अब तो खुश होना। लेकिन काम भी तो उतना ही जरूरी है ना। बिल्कुल वही वाक्य, बोलने का वही ढंग, वही शब्द, वही रूप, वही मुद्रा। छाया, तुम्हारे रूप में मेरी सरला ही वापस आ गई है। अब जीने की इच्छा फिर से करवट लेने लगी। बहुत कमाया है मैंने, इतना कि कई पीढ़ियां खा सके, लेकिन अब मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें समा जाना चाहता हूँ, मुझे अपना प्यार नहीं, अभी नहीं। छाया, क्या हो गया तुम? कुछ नहीं, आप एक्साइट हो रहे हैं। आप आराम करिए, बिल्कुल आराम। और एक बात और, जब तक मैं ना कहूँ आप कहीं नहीं जाएंगे, दफ्तर भी नहीं। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा आपको। कुछ दिनों की ही तो बात है। तुमसे दूर रहकर मुझे आराम मिल सकता है क्या? शादी से पहले मैं सोचता था कि अपने आप को रोक सकूंगा, पर अब
रोकना ही होगा। लगता है डॉक्टरों ने तुम्हारे कान खराब कर दिए। डॉक्टरों का कहना ना मानकर ही तो ये हालत हो गई है आपकी। मेरा कहना ना माने तो मैं जानू। तुम तो ऑर्डिनेंस जारी कर रही हो। अब चाहे जो भी समझिए, बुरा लगा हो तो बाद में मना लूंगी। वैसे भीतर ही भीतर आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना मुझ पे? गुस्सा नहीं, प्यार। ऐसा प्यार जिसकी जड़ें बहुत गहरे विश्वास में होती है। आंसू छुपाऊं? शायद जब तुमने शादी का प्रस्ताव मान लिया तब खुशी हुई, डर भी लगा। खुशी इस बात के लिए कि मेरी मनचाही वस्तु मिल रही, और डर इस बात के लिए कि कहीं तुमने मेरी जायदाद के मुंह में तो हाथ नहीं कर दी। छाया, सभी जानते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। उसके बावजूद तुम शादी के लिए तैयार हो गए। फिर भी आशंका का प्रेत मेरे मन को डराता ही रहा। अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, बैठिए बैठिए। और डॉक्टर साहब, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही चला आया। कोई नई दवा बनाने का इरादा है डॉक्टर साहब? अरे नहीं मदन साहब, आप दवा बताऊंगा नहीं आपको, कम करूंगा। दवा कम करने का इरादा है? जी हाँ। इसका मतलब है कि मेरी सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई है। जी हाँ, और आपके लिए गुड न्यूज भी है। अच्छा, बताइए बताइए। आपका ईसीजी स्टेबलाइज हो गया। क्या इसीलिए स्टेबलाइज हो गया? यानी 9 घंटे का एक्सरसाइज, अब मैं नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। अरे अरे मदन जी, कैसी है? इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है आपको। डॉक्टर साहब, मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक मत बोलिए मिस्टर मदन, डॉक्टर साहब थैंक यू आपको ना कहूँ तो किसी को। इसका हकदार कोई और ही है, आपकी अपनी पत्नी छाया। हाँ डॉक्टर साहब, सब उसी का तो किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इट्स ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। डॉक्टर ने भले इजाजत दे दी हो, पर मेरे बंधन जारी रहेंगे। अब तुम्हारे बंधनों की कौन परवाह करता है छाया मैडम? ये पागलपन ठीक नहीं। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारी हूँ? फिर इतनी अधीरता क्यों? छाया, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। कुछ महीनों से मैंने तुम्हारा कहना माना, पर मेरा एक और कहना मानेंगे? कौन सा? आज मेरे साथ मंदिर चलेंगे? वैसे मैं कभी मंदिर तो गया नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर जाऊँ। तैयार है ना? ओके, बाय बाय। बाय बाय। कौन? तुम? मुझे देखकर इतना चौंक क्यों रही हो? हाँ, बैठो ना। मदन? वो ऑफिस गए थे, तुम नहीं गए? नहीं गया। बाहर गए थे? नहीं। तबीयत खराब थी? हाँ, तो फिर? यही तुम्हारे बंगले के आसपास मंडराता रहा, इसी उम्मीद में कब मदन निकले और मैं तुमसे। तो तुम भीतर क्यों नहीं आते? लेकिन उसे ये तुमने कैसे रखा? तुम क्या ऑफिस के पुराने कलीग से मिलने तुम नहीं आ सकते? अच्छा, अब सिर्फ पुराना कलीग रह गया, इसे अधिक और कुछ नहीं। और यहाँ आकर क्या बातें करता? मौसम की, नहीं पिक्चरों की या समाज सुधार की? क्या मुझसे मिलना ही अपने आप में? छाया, और नहीं तो क्या, देख ही लेते। छाया, लगता है तुम पूरी तरह से अपना उद्देश्य भूल गई। मैंने सुना है तुमने कुछ किया भी नहीं और मदन की सेवा दिन पर दिन सुधरती जा रही है। सबको यही कहता है तुम्हारी दिन रात की सेवा से उसे मौत के मुंह से तुमने बचाया, उसे शराब, सिगरेट और दफ्तर आने से तूने रोकाया। और कुछ? अब और क्या बाकी रहा? क्या तुमने मदन से इसीलिए शादी की कि वो जिंदा है? क्या तय हुआ था हम लोगों के बीच? तो सुदीप ने उसकी हत्या कर दूं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे प्रस्ताव का मैंने कितना
किया था और शायद तुम्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर उस दिन तुम मेरा विरोध करते और कहते कि मकान नहीं है तो क्या हुआ, तो शायद तुम एक असाधारण व्यक्ति बनकर उभरते। लेकिन तुमने तो मुझे उल्टे ही सुझाव दिए। षड्यंत्र का तुमने एक नपुंसक निर्णय लिया सुदीप। ये उस तुम्हारे दिन मुझे घिन हो गई थी तुमसे, तुम्हारे फैसले से। इसीलिए तुम जैसे हट्टे-कट्टे आदमी की तुलना में वो अपाहिज आदमी ज्यादा ताकतवर लगा मुझे। ये तुम्हारे शब्द है अपने अपराधों को ढकने के लिए, और कुछ नहीं। आरोप करने से पहले हिसाब करो। पिछले महीनों में कितने तुमने मुझसे पैसे लिए हैं? क्या किया उन पैसों का? बोलते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है मुझे खबर नहीं? मैं सब जानती हूँ सुधीर। तुमने दूसरा कमरा ले लिया है, शराब के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता, कपड़े लत्तों का फर्क। क्यों हुआ ऐसा? ये सब गलत है। होगा, लेकिन आज तुम यहाँ क्यों आए हो? सच कहूँ तो तुम मुझसे आज भी पैसे मांगने आए हो। शुरुआत में तुम मदन की मौत पर जोर देते थे और फिर पैसे मांगते थे, लेकिन अब तो सिर्फ तुम मुझसे पैसे ही मांगते हो। क्यों? क्या तुम्हारे पैसे मेरे नहीं हैं? तुम्हें क्या लगता है मदन हिसाब नहीं लेता? जब भी उसे हिसाब देती हूँ झूठ बोलती हूँ कि आज ये साड़ी खरीदी, कल वो दान दिया, कल वो चंदा दिया, उसको दे दिया। वो मुझे दया भरी नजर से देखता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? पैसे वालों की औरत खर्चा ना करेगी तो कौन गरीब करेगा? सुदीप, मैं पैसे वालों की औरत जरूर हूँ, लेकिन पैसे वाले की लड़की कभी नहीं रही। जब भी उसे बोलती हूँ कि आज मैंने 4000 की साड़ी खरीदी, तो उसकी नजर बोलती है कि कभी देखा नहीं था इसलिए इतनी हाय हाय है। इसका मतलब तुम मुझे पढ़ाया समझने लगी? मेरे लिए छोटे मोटे तकलीफ बोलने में भी तुम्हें तकलीफ हो रही है? नहीं सुदीप, हर झूठ अपनी कीमत मांगता है। हर झूठ के साथ हम अपनी नजर में और भी छोटे हो जाते हैं। मेरा कोई झूठ नहीं चलता, उसे पचाने की कला नहीं है मेरे अंदर, और शायद अब जरूरत भी नहीं। देखते क्या हो? खड़े क्यों हो? गए क्यों नहीं? मुझे 20,000 रुपये चाहिए। क्यों? तो मैंने 4 महीने से नए कमरा का किराया तक नहीं चुका है और बहुत सारे बिल रुके पड़े, बहुत मुसीबत में। फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। विश्वास रखो छाया, लेकिन इस मुसीबत से बचा लो। अब मांगोगे तो भी नहीं दूंगी। मैं कभी Yes, छाया कम। कहिए सर, कुछ काम था? हाँ छाया, कोई खास बात? हाँ छाया। और अब मुझे तुमसे कह देनी चाहिए। पता नहीं सुनकर तुम्हें कैसा लगेगा। कम से कम एक मन का बोझ तो बनता है। जानती हो छाया, तुम इंटरव्यू में फेल हो, उसके बाद में मैंने तुम्हें रखा। तुम सोचोगे इस मेहरबानी का कारण, लेकिन मेहरबानी नहीं, विवशता, मन की विवशता। तुम्हें देखते ही मुझे उसकी याद आई। उसकी आंटी? सरला की। सरला? हाँ सरला, अपनी पत्नी सरला की। बिल्कुल वैसे ही थी, वही बोलने का ढंग, वही चाल, वही रूप, सब कुछ बिल्कुल वैसा है। ऐसा लगा जैसे अचानक मेरे घाव की पपड़ी को किसी ने अचानक से नोच दिया। अचानक खुल गया वो 15 साल पुराना घाव। सर, छाया, मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए दोषी नहीं हो। तुम्हें नौकरी पर रखने से पहले मैंने 100 बार सोचा, तुम्हें रखूं या ना रखूं।
ना रखता तो बात आगे नहीं बढ़ती, समय की धूल चढ़ती जाती। लेकिन मन के किसी कोने में एक मोह जागा, सोचा रख लूं, और फिर रख लिया मैंने मोह। लेकिन हर याददाश्त करवट लेने लगी, अतीत का हर क्षण बोलने लगा। लेकिन सर, छाया, मैं दिल का मरीज हूँ, तो दौरे भी आ चुके हैं। मेरी जिंदगी का हर क्षण अनिश्चित। और वैसे में मैं ये सब तुमसे कैसे करता? सच कहूं छाया, डॉक्टर तो मुझे दफ्तर आने से भी मना करता है, लेकिन मैं आता हूँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। सर आपने भी अजीब सवाल उठा दिया है। डूबते जहाज में वैसे नहीं, ये सब तुमसे कहना एक क्रूरता है, क्रूरता। सोचना चाहो तो सोचना, यदि बुरा लगा हो तो भी मेरी नौकरी मत छोड़ना। सुदीप, हाँ, बोलो सर। मैं यहाँ की नौकरी छोड़ दी। क्यों? आखिर क्या हुआ? बस अब मैं और ये नौकरी नहीं कर सकती। यानी मदन तुमसे? तुम पराया ना हो जाओ, इसलिए नौकरी छोड़ देना ही सही है। इस बात का डर था मुझे शायद, लेकिन मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं ली। क्या तुम नौकरी छोड़ दोगी? और क्या करूं? कल वो मुझसे फिर सवाल पूछेगा, क्या जवाब दूंगी मैं उसे? हाँ मैं कर नहीं सकती, ना भी कर नहीं सकती। हाँ करती हूँ तो तुम्हें खोती हूँ, और अगर ना करूंगी तो वो टूट जाएगा। यानी सब रास्ते खत्म हो गए, और यही से शुरू होता है बेईमानी का रास्ता, षड्यंत्र का रास्ता। सुधीर, हाँ छाया, हाँ। जरा सोचो, एक एक बूंद खून जलाकर भी हम एक छोटा सा घुरंडा तक नहीं बना। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचा करता है, तब हम भी। यानी तुम भी? हाँ छाया, मैं भी। अगर हम फिर से शुरू करते हैं तो 10 साल और, इस बीच कुछ हो गया तो कई साल और। अगर दूर रहना ही हमारी नियति है तो मैं सोचता हूँ हम भी उसी रास्ते पर क्यों ना चले जिसे दुनिया शॉर्टकट कहती है। मैं तुम्हें कभी मकान दे नहीं सकता था। हाँ, मदन तुम्हें सब कुछ दे सकता है, सिर्फ हाँ कहने की देरी। सुदीप, लेकिन तुम जानते हो ना कि मदन कभी भी मर सकता है। और इस सत्य को जानने के बाद भी वो शादी करना चाहता है। क्या यह क्रूरता नहीं है? उसने सोचा है अगर किसी करोड़पति लड़की उसकी औरत जैसी ही दिखाई क्यों न देती, क्या वो इस प्रकार का शादी का प्रस्ताव रख सकता था? नहीं। क्या यह साजिश नहीं है? साजिश को साजिश से ही मात देनी होगी छाया। जिस प्रकार हम मकान का इंतजार कर सकते हैं, उसी प्रकार क्या उसका मौत का इंतजार नहीं कर सकते? सुदीप, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सब पाप है। मैं जानता हूँ छाया, तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच, पर हमारे पास अब कोई चारा नहीं। तुम मदन से जाके हाँ कह, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए जाके मदन से हाँ कह। क्या क्या हो गया तुम्हें? अनशन खा लिया तुमने? नहीं, आप नहीं समझेंगे। तो तुमने मुझसे छुपा रखा था। क्या? उल्टी का भेद और क्या? मुझे भी कहाँ मालूम था। यानी मैं बनने वाला बाप। अरे बाप रे बाप, यानी जूनियर मदन। चाय पिएंगे? चाय को मारू बोली, अब तुम तो आराम से बैठो। अब आराम करने की बारी तुम्हारी है। और आजाद होने की बारी आपकी।
कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे बाप बन जाओ या बाप के बाप। सच, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा दिन कभी मेरे जीवन में आएगा। कहा तुमने मुझे इतने गहरे जीवन से जोड़ दिया। ज्योतिषों ने कहा था कि यह साल आपके लिए बहुत खराब है, पर यही साल मेरे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। तुमने मुझे दफ्तर से दूर रखा, लेकिन कारोबार में फायदा भी होता गया। ये सब कुछ कितना अविश्वसनीय है मेरे लिए। फिर वही, शराब छूट गई लेकिन ये आदत नहीं गई आपकी। आज आपकी सरला की बहुत याद आ रही होगी ना आपको? नहीं, अब उसकी याद धुंधली पड़ती जा रही है। पहले चाहता था कि तुम सरला में समा जाओ, एक हो जाओ, लेकिन अब सरला ही तुम्हारे व्यक्तित्व में समा गई है। वैसे सरला कभी कोई गलती नहीं करती थी। वो सारी जिंदगी एक ही तो गलती किया करती थी। कौन सी गलती? यही कि मुझसे जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी। उसके सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे जीवन का हर क्षण उसका अक्स था। इसीलिए तो उसके मरने के बाद मैं अपाहिज हो गया। इतना प्यार करना भी अच्छा नहीं। तो क्या मैं आपको अपाहिज बना रही हूँ? शायद। तो क्या मैं आपसे लड़ूं? अरे नहीं बाबा, कुछ महीनों बाद, नहीं तो अपना होने वाला बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। कहाँ गई थी तुम? वो मैं बाहर वो मैंने तुमसे कहा था नहीं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, बिना किसी को लिए बाहर नहीं जाओगी, अकेले गाड़ी नहीं चलाओगी। दूसरों पर बंधन लगाते समय तो तुम जल्लाद बन जाती हो, और खुद पर। मुझ पे बरसने की बात आप क्या ऑफिस से सोच कर आए थे? छाया, तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। तुमसे कुछ छुपा भी तो नहीं है। मेरा हर अगला क्षण अनिश्चित है। मेरे जीवन पर अनिश्चितता की तलवार लटकती रहती है, और फिर मन इतना कमजोर हो गया कि पहले बुराई ही सोचता है। मैं बाहर ही तो गई थी, कोई तुम्हें छोड़कर थोड़ी चली गई थी। तुम चाहो तो भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और तुम? तुम्हें छोड़ने के ख्याल से ही मेरी मौत हो गई। फिर वही। अच्छा, इसे पढ़ो। इन सब की क्या जरूरत थी? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी तुम भड़क रही हो? क्या जरूरत थी? ये एक वसीयत है अपने होने वाले बच्चे के नाम। ये बात तो मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी। तुम ना ही भावुक हो रही। लेकिन किसी डर के कारण ही तो आपने ऐसा किया होगा। नहीं छाया, तुमने मोह के बिंदु इतने जीवन में बना दिए हैं कि अब मरने का ख्याल तक मेरे मन में नहीं आता। फिर वही। छाया, तुम कुछ पूछना चाहती हो? हाँ, क्या आपने किसी क्लर्क को नौकरी से निकाल दिया? हाँ, सुदीप। क्यों? उसे क्या निकाल देना जरूरी था? आखिर दफ्तर का एक डिसिप्लिन होता है। इंसान की सहन शक्ति की कोई सीमा होती है। दफ्तर गुंडागर्दी की जगह है। तो क्या उसने कोई बदतमीजी की थी? तो दफ्तर टाइम से तो आता था नहीं, शराब पीकर चला आता था। अरे ठीक है भाई, पियो, लेकिन तमीज से रहो। लेकिन वो पहले तो ऐसा नहीं था। इंसान को बदलने में देर लगती है क्या छाया? क्या उसे एक और मौका नहीं दिया जाना चाहिए? लेकिन तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? उन लोगों के साथ काम किया है मैंने, मैं जानती हूँ उनको। देखो छाया, दफ्तर में इसी तरह के लोग रखे और निकाले जाते हैं। ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि आप उसे एक और मौका दीजिए, मैं समझाऊंगी उसे। तुम? हाँ, माँ कहती है कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए,
और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमें दुआओं की बहुत जरूरत है। आप उसे एक और मौका दे दीजिए ना। मैं अपने फैसले इस तरह से तो वापस नहीं लिया करता, लेकिन मैं उसे अपनी जगह नहीं दूसरी जगह रखवा देता हूँ। चलेगा, इसके बाद मैं आपके ऑफिस के किसी भी मामले में दखल नहीं दूंगी। लेकिन उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो डर रही थी कि आप मेरी बात मानेंगे भी कि नहीं। अरे भाई, जिसकी पहचान उसके बॉस की पत्नी से हो उसका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है मैडम। अच्छा रुको 2 मिनट आओ। अरे मोहन, आइए आइए आइए। अरे कैसे आना हुआ, आइए। और बिजनेस प्लान? हाँ, वो मैंने तय कर लिया है। और एक बात करनी थी, वो मैं अपने एक आदमी आपके पास भेजूंगा, उसे काम पे रख लीजिए। काम से निकाल दिया आपने उनको? हाँ, मैंने उसे निकाल दिया है, आप उसे काम पे रखिए। तो ठीक है, भेज दीजिए। और आपको किसी आदमी की जरूरत है? हाँ ठीक है, चाहो तो उस तरह का ही कोई दूसरा आदमी मेरे पास भेज सकते हो, तो उसे काम पे रखिए। थैंक यू। मैं चलता हूँ। आप तो खुश? बहुत। जरा मैं फ्रेश हो गया। आ गया। नहीं आ सकता है क्या? वो मदन। अच्छा, पुरानी लॉज में गया, वहां पता चला कि तुम मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही। तुम शायद नए ठिकाने पर भी गई। मिश्रा ने सारी बातें मुझे बताई। शायद मिश्रा ने तुमसे कहा था नौकरी के छूटने के गम में मैं रेल के नीचे कट मरूं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, सुना तुम माँ बनने वाली। बहुत बहुत बधाइयाँ तुम्हें भी और मदन को। उस दिन तुम्हारे घर से लौटकर मैंने बहुत शराब पी। उस रात मैं सोचता रहा कि हम लोग में आखिर अपराधी है कौन? तुम, मैं, मदन या परिस्थिति है? नहीं, तुम अपराधी नहीं हो सकते। तुमने मुझसे प्यार करने में कभी कोई कसर नहीं की, और तुमने अपने कोई नहीं कर सकती। मदन ने जब तुमसे कहा था, शादी का प्रस्ताव रखा था, मुझे उसी समय तुमसे लड़ना था और उससे भी लड़ना था, उसे जाकर ललकारना था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा मैंने षड्यंत्र का सहारा लेने की कोशिश की। खैर जो कुछ भी है, ये मत सोचना मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। निश्चित रहो। सुनो, हाँ, कहाँ जाती हो? इस प्रश्न का अर्थ है कोई अब? तुमने जाना तय कर लिया है? हाँ, क्यों? क्योंकि जाने का फैसला करना यहाँ रहने से अधिक आसान है। छाया, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम यहाँ से चली जाओ? तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं। चलो भीतर। मैंने कहा ना चलो भीतर, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। कहा ना चलो भीतर। बस यही अधिकार चाहिए, यही प्यार चाहिए।